Natural sources, for example, volcano is shown here, you can see on the picture, and the stationary sources maybe, for example, it is shown a factory from where you can see how smoke is generated there, and the mobile sources of vehicles, so many kind of vehicles we use, our lifestyle, you know well, how we live in this world. ये सारा जो अभी हम जिस ढंग से जी रहे हैं, शायद उसके भी पॉइंट्स में समय के अनुसार कुछ आपके सामने रख पाऊं कि ये जो हमारा जीने का ढंग है, इस जीने के ढंग से हमारा एनवायरनमेंट कितना पोल्यूट होता है और हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देकर के जाएंगे। शायद ये कुछ अवेयरनेस हम लोगों के अंदर और भी डेवलप हो सके। तो ये क्या है, ये आउटडोर एयर पोल्यूशन, एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन के क्या कॉजेस हैं? दो कॉजेस हैं। ये सारे तो आपके सामने हैं, नेचुरल, मोबाइल, स्टेशनरी, एंड देयर मे बी सो मेनी अदर्स, बट क्या है रिजल्टेंट, क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ये दो पैदा होते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? जो सीधे वॉल्केनो से आ रहा है, जो सीधे कारखाने से आ रहा है, जो सीधे हमारे व्हीकल से जनरेट हो रहा है। ये कैसे हैं पॉल्यूटेंट्स? कैसे हैं ये? क्या कहलाते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड्स, एंड मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या है? पीएम क्या है? प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? इसी प्रकार से आरएसपीएम क्या होता है? एसपीएम क्या होता है? ये सारी चीजें हैं जो बहुत साइंटिफिक ढंग से समझनी पड़ती हैं इस विषय को गहराई से समझने के लिए। तो ये क्या है? अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड है, इनमें भी आपस में रिएक्शंस हो जाते हैं। इनमें आपस में रिएक्शन होकर के क्या पैदा हो जाते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। और वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स SO2, HNO3, H2SO4 आपके सामने है, इसको आप समझते हैं। अब जो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहां से पैदा हो रहे हैं, मैं जल्दी चलूंगा क्योंकि मुझे ठीक 11:15 समाप्त करना है। तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं ये आप स्लाइड्स में भी थोड़ा सा जल्दी रीड कर लीजिएगा। अब क्या है कि ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सब में प्राइमरी क्या है? प्राइमरी होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लेड। ये प्राइमरी होते हैं। आगे चलें, इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा देखते जाइएगा। और ये भी हैं, ये क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सब लगभग वही हैं। अब क्या है, ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो मैंने आपसे ये बात कही कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का ही आपस में रिएक्शन होकर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जनरेट हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? क्रिएटेड बाय अ रिएक्शन बिटवीन वन और मोर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, एक आपने सुना है ओजोन लेयर। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें होल है, उससे यूवी अंदर आते हैं और जो यहां सभी जानते हैं वो उससे अपना प्रोटेक्शन करते हैं। यदि अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन ना किया जाए तो स्किन कैंसर हो सकता है, जेनेटिक लेवल पर भी डैमेजेस हो सकते हैं। तो यहां पर क्या है, ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ये वो वाली ओजोन नहीं, वो स्ट्रेटोस्फेरिक है। ये ओजोन क्या है, जो निचले वायुमंडल में डेवलप होती है ओजोन। वो कैसे डेवलप हो जाती है? वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से डेवलप हो जाती है। ये जो आपने पहले देखा, क्या देखा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब आप थोड़ा सा इस बात को भी, सभी साइंस की भाषा को मेरे विचार से काफी कुछ आप लोग समझते होंगे, हर टर्म को शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होने से फिर क्या पैदा होने लग जाती है? ओजोन पैदा होने लग जाती है। अब वो ओजोन कैसे पैदा होती है शायद मैं अभी उस डीपनेस में नहीं जा सकता समय के अनुसार। ऐसे ही क्या पैदा हो जाता है? फोटोकेमिकल स्मॉग। आप लोगों ने देखा होगा
विदेशों से आप लोग आए हुए हैं, भारत से भी बहुत लोग आप लोग हैं। आपने देखा है दिल्ली के अंदर कैसी धुंध छाती है सर्दियों के दिनों में। उसको आप क्या बोलते हैं? फॉग। आप क्या बोलते हैं कि धुंध है? वो धुंध नहीं है, वास्तव में वो क्या है? स्मॉग। वास्तव में वो क्या है? स्मॉग। धुंध और स्मोक और सनलाइट, इन आपस में इन सब का रिएक्शन होकर क्या बन जाता है? स्मॉग। और वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। वो क्या है? फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मॉग भी होता है। वो सारी बातें डिटेल की हैं। तो समझना यह है कि आप न्यूयॉर्क के अंदर भी ये फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। आप में से कोई लोग यहाँ पर आए हुए, मुझे पता है यूएसए से, न्यूयॉर्क में भी है, विदेशों में भी है, ऐसा नहीं केवल भारत में है। इसी प्रकार से क्या है, ये इंडस्ट्रियल स्मॉग पैदा होता है। तो अभी हम समझ रहे हैं कि ये जो हमारा एनवायरमेंट है ये कैसे पोल्यूट होता है। अब आगे चलें। अब ये क्या हमने समझा? ये अभी हमने समझा एम्बिएंट एयर पोल्यूशन। एम्बिएंट एयर पोल्यूशन मींस आउटडोर एयर पोल्यूशन। एंड व्हाट अबाउट इंडोर एयर पोल्यूशन? इंडोर एयर पोल्यूशन भी होता है। वो कैसे होता है? आप सभी जानते हैं, घर के अंदर यदि कुकिंग करते हैं, और कुकिंग के अंदर पुराने जमाने में भी आजकल से भी जिस प्रकार से यूज किया जा रहा है, यदि कहीं पर स्टोव जलाए जा रहे हैं, स्टोव यदि घर में जल रहा है तो उससे इंडोर पोल्यूशन पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, जो स्मोकिंग आप सभी समझते हैं, इसी प्रकार से ये सारी जो चीजें हैं आपके सामने हैं। हाउस कीपिंग के जो भी हैं, हमारे सफाई के जो साधन हैं, बाथरूम क्लीनर्स हैं, और एयर फ्रेशनर्स। आप जब बाय एयर ट्रेवल करते हैं, आप देखते हैं कई बार विमान में आकर वो एयर फ्रेशनर्स यूज करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या है, गहराई में जाएंगे वो क्या है? पॉल्यूशन है, इंडोर पॉल्यूशन है। तो अवॉइड करना चाहिए। घर के अंदर भी इस प्रकार के किसी प्रकार के फ्रेशनर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे के सारे पेस्ट्स हैं, पेट्स हैं, इनसे भी पॉल्यूशन पैदा होता है। अब WHO की रिपोर्ट क्या बोलती है? WHO की रिपोर्ट क्या बोल रही है? इन बोथ सिटीज ambient outdoor air pollution in both cities and rural areas was estimated to cause 3.7 million premature deaths worldwide per year in 2012। ये आंकड़े हैं। इतनी डेथ हो जाती हैं, किससे हो जाती हैं? एम्बिएंट एयर पोल्यूशन से। और ये आगे ये जो मैं आपको शायद अभी समय के अनुसार शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊं, आप देखिएगा। This mortality is due to exposure to small particulate matter in the form of minute separate particles of 10 microns or less in diameter PM10। एक बहुत बड़ा रोल करता है। अब जो हवन है, ये सारी बातें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? मैं आपके सामने ये बातें इसलिए रख रहा हूं कि जब हम हवन के ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी को समझेंगे, तब हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या रिडक्शंस आए, उसको समझना पड़ेगा। आगे चलें। इसी प्रकार से जो इंडोर एयर पोल्यूशन है, उससे 3 बिलियन पीपल हु कैन हीट देयर होम्स विद बायोमास फ्यूल एंड कोल। Some 4.3 million premature deaths were attributable to household air pollution in 2012। अब ये मेरे विचार से काफी भूमिका बन चुकी है। 12 मिनट में मुझे आपके सामने 56 स्लाइड्स कवर करनी है। मैं तेजी से चलूंगा। अब देखिएगा, ये इनकी समरी ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स क्या है बेसिक एयर पोल्यूटेंट्स के, उनके आपके ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे ओजोन है, ओजोन क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज कर देती है, लंग को प्रॉब्लम करती है, रिड्यूस मेंटल एक्टिविटी कर देती है, डैमेज सेल्स कर देती है। ये जो है, इनके क्या क्या प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर, ये सारा का सारा भी ये सामने आपके सामने स्लाइड्स पर है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1। कई बार लोग कहते हैं कि हवन के बारे में हम लोग बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हवन के बारे में कोई रिसर्च, और वो रिसर्च थोड़ी सी डिटेल में आपके सामने रिसर्च आई है
आचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी रिसर्च को प्रस्तुत किया है। और जो व्यक्ति खुद ही रिसर्च करके प्रस्तुत करता है तो बताइए उसका प्रभाव कितना अधिक होना चाहिए। ये व्यक्ति ने खुद मेहनत की है और खुद मेहनत करने के बाद उन्होंने आपके सामने रिजल्ट दिए हैं। इसी प्रकार से ये कुछ रिसर्चेस हैं जो पूरी, जिसे कहते हैं प्लानिंग के साथ टीम वर्क है, जिसमें साइंटिस्ट जुड़े हुए थे और साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं और उन्होंने मिलकर के ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इनके रिजल्ट्स हैं। यहां पर बहुत आर्य समाज के बहुत अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, भारत से भी आई हुई बहुत अथॉरिटीज यहां पर हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपके सामने शो करूंगा, इनको देखकर और इनके रिजल्ट्स जान करके आप अपने अंदर सेटिस्फैक्शन पूरा मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये वो हवन के रिजल्ट्स हैं जिनको हो सकता है करने वाले ने पूरा वैदिक ढंग से ना किया हो। इसको समझिएगा। आर्य समाज जैसा आचार्य जी ने भी आपके सामने रखी बात, गाय का घी कितना शुद्ध स्तर का होना चाहिए, गुगुल कितना शुद्ध स्तर का होना चाहिए। तो मेरा यह निवेदन है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि काम तो हो गया, जिस चीज का इंतजार था कि कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात साइंटिफिक ढंग से आए, अभी आएंगे आपके सामने, बात डिटेल में आएगी, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन कर दूं, इससे संतुष्ट मत हो जाइएगा। ये मेहनत आर्य समाज से बाहर वालों की है, इसको समझिएगा। हमें अपना जो वैदिक हवन है, यदि उस पर हम प्रयोग करेंगे तो इससे भी बेहतर रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं अधिकारियों से, ये केवल एक आचार्य का काम नहीं है। और मैं तो प्रशंसा करूं अपने भाई की, सनत जी की, कि इन्होंने इतनी हिम्मत की है, लेकिन इसके लिए तो पूरा एक सिस्टम चाहिए जिससे बड़े अच्छे स्तर पर रिसर्च की जा सके। तो ये एक्सपेरिमेंट 1 क्या है? ये क्या है एक्सपेरिमेंट? ये एक सिविल इंजीनियरिंग, ये प्रोफेसर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ये प्रोफेसर्स हैं, मथुरा के और अलीगढ़ के ये प्रोफेसर्स की टीम है। इन लोगों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? पहले उन्होंने आर्टिफिशियल पोल्यूशन पैदा किया, और आर्टिफिशियल पोल्यूशन पैदा करने के बाद, उसके बाद हवन के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसकी इन डिटेल स्टडी है। ये आपके सामने है। अब आप देखते हैं कि अब साइंटिफिक ढंग से जब बात होगी तो साइंटिफिक ढंग से बात, तो फिर ग्राफ्स आएंगे, सारे पैरामीटर्स आएंगे। अब ये आपके सामने दिख रहा है RSPM। RSPM क्या होता है? रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या चीज है? जैसे मैं आपको बिल्कुल आसान बनाकर कोशिश कर रहा हूं। क्या चीज है ये? जैसे जब भवन का निर्माण होता है, जब भूमि को खोदा जाएगा या कभी कोई पेड़ टूट करके गिरेगा, आप घर में कोई भी काम करेंगे या जब सड़क पर व्हीकल दौड़ेगा, तो आप क्या करते हैं? सांस के माध्यम से जो आपके अंदर चले जाते हैं, ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? RSPM। इसी प्रकार से SPM होता है। अब ये जो ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स के अंदर क्या चीज दिखाई जा रही है कि डे वाइज किस प्रकार से RSPM में, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में, सल्फर डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, डे वाइज कैसे कैसे रिडक्शन उनमें आया। ये एक साइंटिफिक उनका पुरुषार्थ है और ये रिपोर्ट आपके सामने है। अब ये उन्होंने क्या किया? एक ही ग्राफ में उन्होंने ऑल पैरामीटर्स कंबाइंड विदाउट यज्ञ, ऑल पैरामीटर्स कंबाइंड विद यज्ञ, एक ही उसमें उन्होंने उसको शो किया है। इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वैदिक नॉलेज अग्निहोत्र बाय जीयर पाथाडे एंड प्रणय अभंग अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर प्रमोद मोघे, रिटायर्ड रिसर्च साइंटिस्ट। ये चीज चाहिए हमें। हमारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो, उन एक्सपेरिमेंट्स के साथ एक साइंस को भी जानने वाले गहराई से लोग जुड़ करके उस पर काम करें। अब देखिए इन्होंने जो स्टडी की है कितनी डिटेल में है। क्या स्टडी है आपके सामने? टू स्टडी इफेक्ट ऑफ अग्निहोत्र फ्यूम्स ऑन एक्सपेरिमेंटल नंबर 1 माइक्रोबायल
या माइक्रोबायल जो भी है बैक्टीरिया उनको काउंट करें बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन। देन प्लांट ग्रोथ, जो भी हम हवन करते हैं उसका प्लांट ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रकार से स्किन डिजीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमंस, जब आप हवन करते हैं तो जो हवन की ऐश है, राख है, वो स्किन डिजीजेस को दूर करने में कैसे हेल्पफुल होती है। अब मैं इसका डिटेल में यहां पर नहीं दे सकता, या आप नेट पर देख सकते हैं, इस पेपर को डिटेल में देखिएगा और आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा। आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर अग्निहोत्र सेंटर है, और वो जो अग्निहोत्र सेंटर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये उन्होंने अपनी वेबसाइट में दे रखी है ये रिसर्च, लेकिन रिसर्च किसने की है, इंडियंस ने की हुई है। हाँ, वेबसाइट में उन्होंने उसको यूज किया हुआ है। तो ये क्या है, किस लेवल पर है, सीड जर्मिनेशन। आप राख को यूज करते हैं तो सीड जर्मिनेशन कैसे वो आगे ग्रो करता है, जेनोटॉक्सिक केमिकल्स किस तरीके से काम करते हैं, बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी किस प्रकार से कम होती है, ये सारा का सारा जो है वाटर प्यूरिफिकेशन यूजिंग अग्निहोत्र, ये कोई एक टेबल की रिपोर्ट नहीं है, ये 20 पेजेस की रिपोर्ट है जिसको साइंटिफिक ढंग से समझाया गया है। आगे चलें। अब ये तीसरा एक्सपेरिमेंट जो किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, हाँ इसी प्रकार से इसमें आगे देखिए कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, कैसे करने होते हैं। टाइम सनराइज, जब सनराइज और सनसेट होता है उस समय अग्निहोत्र करके देख रहे हैं, फिर दोपहर में करके देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि सुबह शाम को करने में जो रिजल्ट्स हैं और दोपहर को करने में जो रिजल्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है। साइंटिफिक रिसर्चेस एक एक पॉइंट पर चलती हैं। इसी प्रकार से क्या है कि जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कर रहे हैं तब क्या इफेक्ट आ रहे हैं, विदाउट मंत्र उच्चारण क्या इफेक्ट आ रहे हैं, एक एक चीज पर। अब ये काम अकेले करने बहुत कठिन होते हैं, ये संगठन के माध्यम से मैंने अधिकारियों के सामने निवेदन आपके समक्ष रख दिया है। आगे चलें। अब ये जो भी कंक्लूजन्स हैं वो पॉजिटिव्स हैं। अब जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करता, 4 मिनट शेष है। ये लेवल ऑफ सल्फर, ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। अधिकतर क्या है, लोग आजकल मैं देखता हूं कि घर से बाहर बैठकर हवन करते हैं। अधिकांश लोगों को जो मैंने देखा समझा, क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि घर के अंदर करेंगे तो भाई कालिक हो जाएगी। अब भाई आप देखिए कौन सी कालिक से बचना है। देखिए आप सभी जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, एयर से भारी होती है। जो भी हम एक्सेल कर रहे हैं, हम एक्सेल व्हाट वी आर एक्सेलिंग कंटिन्यूअसली, वी आर एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड 24 आवर्स, इवन स्लीपिंग, इवन ड्रीमिंग। लगातार आप एक्सेल कर रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, भारी गैस है। और वो आपकी भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर में बिल्कुल 2-3 फीट की हाइट पर बनी हुई है। क्वेश्चन है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। आजकल तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वेंटिलेटर्स भी नहीं होते प्रॉपर घरों के अंदर, और जो वेंटिलेटर्स यहाँ पर हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो कैसे हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स हैं। और आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, और उस एनर्जी के कंजप्शन से क्या होता है, फिर ग्रीन हाउसेस गैसेस पैदा हो रही होती हैं। अभी मैं CFC, HCFC पर नहीं जाऊंगा, वो सब पता नहीं क्या क्या पैदा हो रहा होता है। तो क्या समझना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, अब उस भारी गैस को आप वेंटिलेशन के थ्रू कैसे निकालेंगे। सिंपल सी चीज, आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा रूम का। हवन करेंगे तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्लोर लेवल पर है वो गर्म होती है, हवन के आसपास वाली वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, और दूसरे कमरे के कॉर्नर्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आकर के हवन के चारों ओर स्थान ले लेगी। सिंपल, वहां की खाली कर दी तो बाकी आ जाएगी ना पास में, फिर वो गर्म होगी, वो ऊपर उठेगी। इस तरीके से कहीं जाकर के जो नेचुरल वेंटिलेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तब कहीं जाकर के फ्रेश एयर ठीक से घर के अंदर प्रवेश होती है। इसलिए ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखी कि घर के अंदर हवन करें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। आगे आप देखिएगा क्या करना है। घर की पोताई बचानी है कि लंग्स की पोताई ठीक रखनी है, ये आप डिसाइड करेंगे। अब समय बिल्कुल समाप्ति की ओर, आप जल्दी से थोड़ा सा अब इसको देखिए।
अब सारा साइंस का सब्जेक्ट है। अब जो वुड है, जो समिधा है, वो कौन सी समिधा और क्यों, साइंस है इसके पीछे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद जी। क्योंकि मैं तो समय पर बंदित कर ही देता, अब आ गई बात में 5 मिनट और मिल गए हैं, तो धन्यवाद है। इसी प्रकार से सामग्री कितने टाइप्स, उसमें क्या क्या पदार्थ मिलाए जाते हैं, वो आप सभी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। और अब ये है एक साइंस जो हमें समझनी होती है, लेकिन इतनी डिटेल में अब शायद नहीं जा पाऊंगा। हाँ, ये स्लाइड है जिस पर मुझे 15-20 मिनट समझाने के लिए चाहिए होते हैं। सरलता के रूप में बिल्कुल बच्चों को आपको समझाना है तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अ मैटर नीदर क्रिएटेड, matter can neither created nor be destroyed, it can be transformed from one state to another state. हम जो भी अग्नि में डालते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, मैक्रो से माइक्रो लेवल पर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो दूसरी चीज है, अब ये उदाहरण दिया हुआ है रेड चिली वाला, आप सब पता है, अब उसको मैं नहीं एक्सप्लेन करता। आगे चलिए, आगे क्या है कि जो फायर है वो केवल उसे सटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करती है, फायर क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टीज को भी इनहेंस कर देती है, उसके अंदर छुपे हुए गुण धर्म को प्रकट कर देती है। तो ये सारा का सारा होता है। अब इसी पर डिपेंड क्या है, आयुर्वेद की थेरेपी। आपने सुना है आयुर्वेद में भस्म बनती हैं। भाई जो थोड़े से भाई जिनके पास अधिक धन आदि है तो स्वर्ण भस्म खाते हैं, जो खा सकते हैं वो स्वर्ण भस्म है, तो रजत भस्म है। तो ये जो भस्में बनती हैं, ये भस्में क्यों बनती है, और आपने देखा कैसे भस्म बनी, जला दिया, वो क्या इफेक्ट करेगी, नहीं, वो सबसे पावरफुल मेडिसिन है आयुर्वेद के अंदर भस्म, वो इसी प्रिंसिपल पर काम कर रही है। इसी प्रकार से होम्योपैथी के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि वो लोग शेक करते रहते हैं, देखा आपने, शेक करते हैं, एक्सप्लेन नहीं, समय नहीं है। पोटेंसी कैसे फॉर्म होती है, एक सब्जेक्ट है समझने का। होम्योपैथी के अंदर पोटेंसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, 30 पोटेंसी की या 1 की या 2 की कैसे फॉर्म होती है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी तोड़ रहे हैं। किसकी सहायता से तोड़ रहे होते हैं, स्पिरिट की सहायता से, अल्कोहल की सहायता से तोड़ रहे होते हैं, उसको सूक्ष्म बना रहे होते हैं। तब जाकर के वो औषधि जो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म को मारने के लिए सूक्ष्म ही निशानेदार तीर चाहिए, वो सारा का सारा प्रोसेस। अब जो हवन है, इसमें भी क्या हो रही है, सूक्ष्म फॉर्म में गैसेस जनरेट हो रही है। इसलिए जब भी हवन होता है उस समय डीप ब्रीदिंग भी करने की कोशिश करनी चाहिए, हवन के बाद भी डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे लेंगे, अब ये आगे चलते हैं। हाँ, इसी में थोड़ी सी मैं बात कह दूं, ये एक मैं बात ये कहना चाह रहा था आपसे कि आगे चलते हैं, आगे आएगी चीजें जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार से अब ये क्या है, ये है वेपराइजेशन ऑफ ऑर्डरस सब्सटेंसेस, स्टीम वोलेटाइजेशन। अब ये जो कंबशन का प्रोसेस होता है, कंबशन का प्रोसेस मींस बर्निंग प्रोसेस, इन हिंदी सिंपल दहन क्रिया। सेलुलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स जलेंगे तो क्या क्या पैदा होगा, ये एक सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से जो फैटी सब्सटेंसेस हैं, जैसे घी है, घी जलेगा तो उसमें क्या जलेगा, कंबक्शन ऑफ ग्लिसरॉल प्रोटीन जब जलेगा तो कैसे दूसरी गैसेस पैदा होंगी, ये एक सब्जेक्ट है समझने का। तो इसी प्रकार से जब ये पदार्थ जलते हैं, जलने के बाद जो चीजें बनती हैं वो फिर जलती हैं। सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, जो आपने डाला उसमें से कुछ बना और वो भी जब जलने के प्रोसेस में आता है, द हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस इन रिएक्शंस अगेन अनएंडेड स्लो कंबशन। तो क्या क्या फॉर्म हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो क्या फॉर्म हो जाता है, एसिटिक एसिड है, मेथिल एंड एथिल अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स है, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड्स, ये सारे के सारे पैदा शुरू हो जाते हैं। अब ये जो पैदा हो जाते हैं ये कैसे हैं, सब कैसे हैं, ये एंटीबैक्टीरियल हैं और ये आपके इन्वायरमेंट को आपको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अब थोड़ा सा आगे जल्दी से मैं चल रहा हूं, बाकी रिपोर्ट्स पर नहीं जा रहा। अब इसी प्रकार से ये जो एक स्लाइड है इस पर अधिक बात। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन। हवन के ऊपर जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा, 5 मिनट और कह रहा हूं जी, ठीक है? अच्छा, धन्यवाद आप सबका।
मैं भी यही चाहता हूं कि कोई एक चीज हम ऐसी पकड़ कर ले जाए ना जो आपको आगे घर में बच्चों को समझाने में काम आए। अब देखिए रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन इन अग्निहोत्र। जो सबसे बड़ा आक्षेप कभी कोई व्यक्ति करता है वो क्या व्यक्ति बोलता है कि हवन करते समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी सुना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसको समझते हैं जल्दी से। इसको समझने से पहले आप फोटोसिंथेसिस जानते हैं। फोटोसिंथेसिस द प्रोसीजर बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. What is the chemical equation? 6CO2 plus 6H2O is equal to C6H12O6. This is the formation of glucose. ये प्लांट्स का भोजन बन गया और उन्होंने रिलीज क्या कर दी चीज, प्लस 6O2, उन्होंने ऑक्सीजन हमारे लिए दे दी। अब ये जो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, बैलेंस वे में उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो प्लांट्स फिर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उसको यूज करके वो ग्लूकोज बनाते हैं। अब अगली चीज जो समझने की ये है कि ये क्यों बात कही जाती है कि सूरज जिस समय उगता है उस समय हवन करना चाहिए, सूरज जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय हवन करना चाहिए। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बच्चों को क्या बोलते हैं, माय चाइल्ड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शायद उसके साथ साइंस की भी बातें बहुत जुड़ी हुई हैं। अब क्या समझना है, ये मैंने लिखा हुआ है रेड इफेक्ट। अब ये एक साइंस की टर्मिनोलॉजी है। रेड इफेक्ट क्या होता है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो सबसे अधिक मैक्सिमम किस समय होती है, वो सबसे अधिक मैक्सिमम होती है जिस समय स्काई रेड होता है। जिस समय स्काई रेड होता है उस समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक होती है। उस समय सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले सकते हैं और उस समय सबसे अधिक ऑक्सीजन को प्लांट रिलीज करते हैं। तो यदि उस समय आप हवन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अधिक उस समय प्लांट्स उसी समय ग्रहण करेंगे और सबसे अधिक ऑक्सीजन भी उसी समय वो रिलीज करेंगे। तो ये जो टाइम है आपके सामने एक आंसर आ रहा है कि सुबह ही क्यों, शाम को ही क्यों, उसका आंसर क्या है, रेड इफेक्ट। उसका आंसर क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस समय है, उस समय है। अगली चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली चीज क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जिस भी मात्रा में थोड़ी बहुत पैदा होती है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली सन रेज की प्रेजेंस में क्या होते हैं, फोटोकेमिकल्स ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड 112,000 कैलोरीज की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर देती है, HCHO, और क्या रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। HCHO मींस फॉर्मल्डिहाइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस होकर के क्या फॉर्म हो जाता है, HCHO फॉर्म हो जाता है और फिर ऑक्सीजन का रिलीजन हो जाता है। इसलिए ये आपके सामने एक आंसर आ रहा है साइंटिफिक, क्यों सूर्योदय के समय करें और क्यों जिस समय सन डूब रहा है उस समय करें, जिस समय स्काई रेड है। इसी प्रकार से burning in HA is a process of slow combustion at high temperatures. In slow combustion in H, small quantity of O2 is utilized and less CO2 is emitted that poses no threat. देखिए फैक्ट्रियों में जैसे कोल जलता है, वहां पर कोल का जो कंबशन का जो प्रोसेस है रेट वो बहुत तेज है। जहां पर भी जो जितनी तेजी से चीज जलेगी उतनी अधिक वो ऑक्सीजन भी खा जाएगी। ये चीज समझ रहे हैं आप? और उसके साथ साथ क्या है, अब जो हवन है, हवन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कंबशन का प्रोसेस है, दहन क्रिया है, ये बहुत तेजी से नहीं होती है और इस समय क्या होता है, जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है ये कम होती है और लेस ही कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एमिट हो रही होती है। तो ये भी एक आपके पास पॉइंट होना चाहिए समझाने के लिए। अगली चीज जो देख लीजिए जल्दी से, CO2 produced in H is not always free CO2 but it remain mixed with other aromatic oils and antiseptics products. It therefore acts as a vehicle in transporting such products to distant surroundings.
अगली चीज समझ लीजिए, द यूज ऑफ CO2 एज ए सेरेब्रल स्टिमुलेंट टू असिस्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेक ऑफ वेंटिलाइजेशन। पढ़ लीजिए, मेरा समय समाप्त हो गया। धन्यवाद। जरा एक बार जोरदार तालियां दो। अक्सर MC को ये होता है कि वक्ता को अगर 20 मिनट देने तो 15 मिनट कहे जाए, ताकि 5 मिनट तो खुद चले जाएंगे, लेकिन आचार्य जी के साथ ये उल्टा होता है। तो मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बड़ी औजस्विता से और बड़े साइंटिफिक ढंग से। अब मैं, एक छोटी सी बच्ची है हमारे बीच में, एक ऐसे सज्जन हैं जो कि भारत से आए हैं, जिसकी सूचना मैं बाद में दूंगा।